मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 1959 में फिल्म आई थी जाग उठा इंसान। उस फिल्म में एक गाना था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस गाने को जरूर सुना होगा, शायद फिल्म नहीं देखी हो, चूँकि 1959 की फिल्म है, लेकिन गाना बड़ा मशहूर है। गाने के एक बोल हैं, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। लेकिन अभी मैं जिस चंदा की बात कह रहा हूँ वो चंदा वह नहीं है जो उस फिल्म में थी, या जिस चंदे की चर्चा उस फिल्म में थी, मैं वो चंदे की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे चंदे की चर्चा कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान का एक खालिस है, और इस चंदे ने बहुत हंगामा मचा रखा है। हालांकि हंगामा आपको न तो गोदी मीडिया में दिखलाई पड़ेगा, न गोदी समाचार पत्रों में, टेलीविज़न चैनलों जिसको हम कहते हैं उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। वहाँ तो कुछ दूसरी चीज़ें आपको दिखलाई पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे अखबार पढ़ें, कुछ ऐसे यूट्यूब के चैनल देखें, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो रहा है यदि आप उस पर ध्यान से, और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बहसों की आती हैं, यदि आप उन बहसों को सुने जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, तब आपको इस चंदे की पूरी जानकारी हो जाएगी। और ये वह चंदा है जो युवा दिलों की धड़कन जिससे नहीं चलती, लेकिन राजनीति की धड़कन उसी से चलती है। आजकल हमारे देश में जो राजनीति की दशा और दिशा है, चाहे जो भी दल हो, चाहे देश के पैमाने पे हो, चाहे प्रदेशों के स्तर पर हो, उन सभी की धड़कन चंदे से होती है। और कॉर्पोरेट का चंदा होता है वो। पूंजीवाद के उत्कर्ष के ज़माने में बिना कॉर्पोरेट की मदद के राजनीति का पहिया घूम नहीं सकता। राजनीति की धड़कन बंद हो जाएगी। कुछ राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए जो नहीं लेते चंदा, या कोई दे दे तो जरूर ले लेते, मांगने नहीं जाते, या ऐसा कोई काम नहीं करते उन कॉर्पोरेट्स का धंधा वो चमकाएं, क्योंकि बिना धंधे के चंदा नहीं मिलता, और चंदा मिलेगा तो धंधा भी चलेगा। आपको मालूम होगा कि 4 कानूनों में संशोधन करके, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, कंपनी लॉ, इन तमाम में संशोधन करके, इनकम टैक्स एक्ट जैसा मैंने कह दिया, इन तमाम में संशोधन करके, और ये सोचा गया था, यानी लोगों को बताया गया था कि जो कॉर्पोरेट का दखल है हमारी राजनीति पर, और उसके वजह से जो काला धन का दखल है, उसे कम करने के लिए 2017 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और वो निर्णय क्या था? वह निर्णय था कि जो भी कंपनियां पैसा देंगी चंदे के रूप में, उनकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। इनकम टैक्स भी उनसे कुछ नहीं पूछेगा, उनको कुछ देना ही नहीं है। कंपनी लॉ के तहत भी उनको डिस्क्लोज नहीं करना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनको नहीं बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस समय विरोध किया था। हालांकि आज की तारीख में मैं देख रहा था तो उनका कहना है कि तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का मामला है और प्राइवेसी का मामला है। जो कंपनियां चंदा देती हैं, यदि उनका नाम उजागर हो जाएगा तो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी। लेकिन 17 में इस इलेक्शन कमीशन ने कुछ साहस का परिचय दिया था, वो कहा था उचित नहीं है। मजेदार बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, हालांकि वो भी 3-4 साल बाद फैसला दिया, और कहा कि तो क्विड प्रो को है, आप उन कंपनियों से चंदा ले रहे हो जिनके मुनाफे का अता पता नहीं है, आपने उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया, तो क्विड प्रो को हो सकता है। तो पॉलिटिकल करप्शन का बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है, यानी जिससे पारदर्शी व्यवस्था करके हमारे आपको बताया गया था, और जिसको बताने में गोदी मीडिया बढ़ चढ़ करके बता रहा था, जो हमारे और आपके अध्ययन कक्षों में और ड्राइंग रूमों में गरजता रहता है, वो बात ये निकली कि भैया वो क्विड प्रो क्वो के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि 6 मार्च तक सारी सूचनाएं उस चंदे के बारे में, जिसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, उसे इलेक्शन कमीशन को दो, और इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट पर डालेगा, जिससे सभी को सूचना मिल सके।
क्योंकि सूचना के अधिकार का भी अमेंडमेंट कर दिया गया था, आप सूचना नहीं ले सकते थे। लेकिन सब कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन एक दूसरी फिल्म का गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कहा कि हुजूर आला, हमने तो अलग अलग साइलों में सूचनाएं रखी हैं, किसने खरीदा, किसको दिया, और हमें 3 महीने से ज़्यादा का ही वक्त लगेगा। और 11 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक चुप रहा और 6 को उसे देना था। उसे 4 मार्च को कहा कि हमको 30 जून तक का समय दीजिए। कई जानकारों का कहना है कि वह राजा के इशारे पे काम कर रहा था और उसकी कोशिश ये थी कि इलेक्शन के दरमियान जो कुछ था वो पर्दे में रख दिया जाए, पर्दे के बाहर नहीं आए। इलेक्शन के बाद आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, कौन राजा बनेगा, कौन रंग रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और लताड़ लगा के कहा कि 11 मार्च को, फिर कहा कि अगले 11 मार्च तक दो, संभवतया 10 वर्ष या 11 का सुनवाई, अगले दिन दो 5 बजे तक, और दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। कोर्ट के उस आदेशानुसार एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 15 मार्च तक उसको पब्लिश करो। इलेक्शन कमीशन ने 14 को ही पब्लिश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के डर से एक दिन पहले ही कर दिया, क्योंकि उसको दूसरे तीसरे दिन इलेक्शन की घोषणा भी करनी थी, तो उसने कर दिया। लेकिन पता चला कि सारी सूचना आधी अधूरी है। उसमें कुछ खास तरीके के अल्फा न्यूमेरिक्स होते हैं जिनके आधार पर पता चलेगा किसने किसको दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है किसने किसको दिया और कह दिया एसबीआई ने फिर कि हम जो है सो नहीं दे पाएंगे हुजूर। हालांकि एफिडेविट दे दिया कि मैंने सूचनाएं दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई और आज उसकी सुनवाई भी थी। आज उसको शोकाज किया गया और कहा कि बताओ तुमने क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। सारी सूचनाओं को देने का आदेश था और आज मैंने उस पूरे कार्यवाही को देखा सुप्रीम कोर्ट में, कैसे भटकाने की कोशिश की गई सीआईआई की ओर से, फिक्की की ओर से, एसोचैम की ओर से, जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं, अचानक सहसा आ गए और बोले हुजूर हमारी बात सुनिए, हमारी प्राइवेसी का हनन होगा। और ये भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लानत भेजी और कहा कुछ नहीं, थर्सडे तक यानी 21 मार्च तक 5 बजे तक ये सारा अल्फा न्यूमेरिक को जो भी इंफॉर्मेशन है किसको मिला सब दो। और इलेक्शन कमीशन का अगले ही दिन इसको तुम अपने वेबसाइट पर डालो ताकि आम जनता को पता चल सके। अब जब ये बात आएगी कि किसने किसको दिया तो बहुत सारे भेद खुलेंगे जो पर्दे में रखने की कोशिश हो रही है मित्रों, वो भेद खुलेंगे किसको मिला। लेकिन अभी जो 2-3 दिनों में छन छन के बहुत सारी खबरें आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली खबरें हैं। ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम आए हैं, अब शेल कंपनियां हैं, उनमें किसका पैसा लगा हुआ है कौन जाने, लेकिन ऐसी कंपनियों के नाम आए जिनका मुनाफा बहुत ही कम है, दिया उन्होंने बहुत कुछ। केंद्र के रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा दिया और पंजीरी जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में बांटते हैं वैसे ही कुछ अन्य कंपनियों, कुछ अन्य पार्टियों को भी थोड़ा थोड़ा पंजीरी बांट दिया है। और उस पंजीरी को लेकर भी हंगामा होगा कि तुम भी नंगे हो हम्मा में, हम ही नहीं। होगा कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे हो, जो सर्फ का जो विज्ञापन आया करता था। तो हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। अभी आया है कि बहुत सारी कंपनियां जो 2018 के बाद बनी हैं, कुछ तो 2023 में बनी हैदराबाद में, और अभी मुनाफा भी उनका नहीं 1 साल होगा तभी बैलेंस शीट आएगी। उन्होंने खड़ाक से चंदा दे डाला है और कई आ रहा है कि कई लोगों ने ऐसा चंदा दिया है जो उनको धंधा मिला, उनको ठीका पत्ता मिला, तब उन्होंने चंदा दिया। एक एमपी का जिक्र आता है, पहले वो टीडीपी में था, फिर उसने दल बदला और दिल्ली में उसका बदला होगा और उसने कंपनी बना रखी थी 1999 में, और हिमाचल प्रदेश में ठेका मिला। ठेका मिलते ही उसने पहले 5 करोड़ फिर 40 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। और किसको दिया आप समझ सकते हैं। अभी तो कहना मुनासिब नहीं, चूंकि मालूम नहीं किसने किसको दिया। हालांकि पता कि दिल्ली में जो सरकार है उसको सबसे ज़्यादा मिला, उसके बाद जो बंगाल की सरकार को मिला, इसके बाद देश के दूसरे सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी को मिला, और फिर उड़ीसा के
में जो सरकार है उसको मिला, जो तमिलनाडु में सरकार है उसको मिला, यानी जिसके पास सरकारें नहीं उन्हें कुछ न कुछ पत्रम पुष्पम टाइप, पंजरी टाइप मिलता रहा। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो दिल्ली में जिसका शासन है उसको मिला। किसने दिया ये देखना पड़ेगा, क्यों दिया। हालांकि एक और चौंकाने वाली बात आई है कि कईयों पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े, और छापों के बाद या पहले तो पूरी सूचना भी नहीं है, लेकिन लोग सूचना लाए हैं कि बहुतों ने छापे पड़ने के बाद चढ़ावा चढ़ाया। अब इस चंदे को चढ़ावा का अलावा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसके हाथ में ईडी और इनकम टैक्स है, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हम सभी समझते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये ईडी और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स इसलिए भी छापा मारते हैं क्या कि जिस दल के लिए वो काम करना चाहते हैं, जिसके इशारे पर काम करते हैं, उसे फायदा पहुंचाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबरों में आ रहा है और खूब जम करके आ रहा है, और आलोचना भी इसी बात के लिए हो रही है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। अब हमें इंतजार करना चाहिए पूरा भेद खुलने का। अभी तो बहुत सारी चीजें पर्दे में हैं, जब पर्दे के बाहर आएंगी, जब भेद खुलेगा तो ज्ञात होगा कि आखिर ये चंदा किसने किसको क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया। अगर इनकम टैक्स और ईडी के छापों के डर से दिया तो जो छापे पड़े उन छापों का हश्र क्या हुआ, लोग पूछेंगे, सूचना के अधिकार के तहत मांगेंगे, लोग को बताना पड़ेगा। शायद मैं समझता हूं कि इस बीच यदि कोई ऐसा संशोधन सूचना के अधिकार में पुनः न कर दिया जाए तो बताना पड़ेगा, और आम जनता को, वोटर को इस बात की जानकारी जरूर मिलेगी कि जो कुछ उसे सुनाया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से या अपनी सभाओं में सुनाया जाता है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है जो बहुत ही मेहनत से बहुत ही कम पैसे में चुनाव लड़ते हैं। मैंने तो इलेक्शन कंडक्ट करा है, ऑब्जर्वर भी रहा हूं, कई प्रदेशों में रहा हूं ऑब्जर्वर, और मुझे आश्चर्य वास्तव में होता था कि पैसे आते कहां से हैं। और देखिए, ये चंदा केवल पार्टियों के लिए है और चुनाव के नाम पे है। जो कैंडिडेट करोड़ों खर्च करते हैं, कहने में किसी को और सुनने में इतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता था इतने पैसे आ क्यों रहा, कहां से रहे हैं, और इतने पैसे खर्च क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी तनख्वाह जो मिलती होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में, वो तो बहुत ज्यादा नहीं होती होगी। इसका मतलब इस देश को, माफ कीजिएगा, किस तरह से चलाया जा रहा है, लंबे काल से चलाया जा रहा है। चूंकि यह पैसा जो चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को आ रहा है वो अकाउंट फार होगा, और जो कैंडिडेट्स को मिलता है, जो नेताओं को मिलता है, जो राजनीतिक दलों के अलावा जो राजनीति में काम करने वाले लोगों को मिलता है, वो कहां से मिलता है, ये समझने की बात है। पूंजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही होता रहा, और यदि पूंजी चलाती रही हमारी पूरी राजनीति को, तो हम संविधान में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी यानी फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, बंधुता, इक्वलिटी की बात करते रहेंगे, और राजनीति उसी रफ्तार से हमारे देश को चलाती रहेगी। इसलिए मित्रों, हम सभी को इस पर सोचना है कि हमारे हिंदुस्तान में, और जिसको नया हिंदुस्तान हमें कहा जाता है, उसमें हो क्या रहा है। पहले था कि मुनाफा वाली कंपनियां अपने मुनाफा का 7.5% तक ही दे सकती हैं। अभी सूचना आ रही है कि मुनाफा कुछ है, यानी बहुत ही कम है, और दे रही है पता नहीं औकात से बहुत ज्यादा हो। किसका पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो अकाउंट फायर उसमें करना पड़ता था, इनकम टैक्स बताना पड़ता था, इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता था, सूचना के अधिकार के तहत आप ले सकते थे, कंपनी लॉ के तहत बताना पड़ता था, इन 4 कानूनों के तहत बताने की अनिवार्यता थी। 20,000 रुपये से ज़्यादा के चंदे को 20,000 रुपये तो कैश में दिया जा सकता था। उसे बदल दिया गया इस आधार पे कि काले धन को हटाना है। लेकिन ये तो भयानक हो गया है, यानी जो कहा गया उसके विपरीत हो रहा है। ये सोचने की बात है, और हम सभी को इसको बैठ करके सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसका मकसद क्या है, और क्या हमें बरगलाने की कोशिश हो रही है क्या। ये कहीं हमारे पीठ पीछे इस देश को कहाँ ले जाया जा रहा है, हमारे प्रदेशों को कहाँ ले जाया जा रहा है। कौन से लोग जो राजनीति में हावी हैं, और क्यों हावी हैं, जनता के वोट से हावी हैं। वो कोई सामंत नहीं है, कोई राजा नहीं है,
राजा के रूप में अपने माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, हमारे आपकी तरह से अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। क्योंकि प्रजातंत्र में वोट की ताकत से राजा बना जाता है, वोट की ताकत से शासक बना जाता है, और शासक जनता का सेवक होता है। हमारे सेवक इतने धनी हैं, हमारे सेवक इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? हमें सोचना चाहिए, तभी हम इस दुरभिसंधि को समझ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस विचार करेंगे, इस दुरभिसंधि को तोड़ने के काम में आप भी लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।